ये प्रॉब्लम सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल फोर्स को समझेंगे, उसके बाद तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल फोर्स, देखिए जाने अनजाने आपने सेंट्रल फोर्स पढ़ रखा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अरे ये सब तो हमारा देखा हुआ है, समझा हुआ है और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो सेंट्रल फोर्स के देखिए दो करैक्टर होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सेंट्रल फोर्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ या उससे दूर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि दिस इज डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्टेड टूवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप चाहे तो अपने फोर्स का सेंटर कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो सेंट्रल फोर्स का ये हो गया। दूसरा ये है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए देख लो क्या करते हैं कि जैसे मान लिया कि ये हमारे पास ये सेंट्रल फोर्स का सेंटर है जिसकी तरफ या इससे दूर की तरफ हमारा फोर्स डायरेक्टेड है। अगर इससे r डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल रखा जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ इस r पे डिपेंड करेगा, या ऐसे कहिए कि इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ r का फंक्शन है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल। तो ये दो प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि यही मेरा सेंटर है और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पे लगने वाला सेंट्रल फोर्स अगर F है, तो मैं इस सेंट्रल फोर्स F को F एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू आर कैप ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अगर ये F ऑफ r पॉजिटिव है तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन अपने सेंटर से दूर की तरफ होगा, और अगर F ऑफ r नेगेटिव है तो इस फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगा। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर सीख लिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है, जैसे हमने आपको शुरू में कहा था कि जाने अनजाने आपने बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेज पढ़ रखे हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान और जो हमेशा आप पढ़ते आए हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको समझने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि ये जो अर्थ है वो स्फीयर के शेप का है, और हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि चूंकि स्फीयर के शेप का है अर्थ, तो इसके सारे मास को हम इसके सेंटर पर ऐसे सेंटर्ड मान लेंगे, है ना। अब सपोज करो कि एक पार्टिकल है जो सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर है, इसका मास है m। तो हमने तो ये पढ़ा है कि अर्थ इस पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ F इक्वल्स टू जी एम कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर इतने के फोर्स से खींचेगा। तो यहाँ देखो, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन, है ना, सेंटर की तरफ है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है। आप कहेंगे कि सर g भी है, स्मॉल m भी है, कैपिटल M भी है। तो देखो, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसका मास कांस्टेंट है, अर्थ का मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो बेसिकली f जो है केवल r पे डिपेंड कर रहा है, या ऐसे कहिए f केवल r का फंक्शन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर आपका सेंट्रल फोर्स हो गया। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और वो है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स में आपने क्या देखा है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए Q1, और ये पॉइंट चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। और ये भी हमने पढ़ा कि अगर हम ये कहें कि ये फिक्स्ड है, जो कि होता ही है बेसिकली, तो अगर ये फिक्स्ड है तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होगा,
अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब सेम क्या बोलते हैं, दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। और अगर इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फोर्स जो हो गया वो इन दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं इसको सेंटर कह दूँ फोर्स का, तो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है या सेंटर से दूर की तरफ है। इसी तरीके से आप स्प्रिंग फोर्स को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जाने अनजाने में हम लोगों ने 3 सेंटर फोर्सेज पढ़ रखे हैं, है ना। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया आपका कूलम्ब फोर्स, और तीसरा हो गया स्प्रिंग फोर्स। चलिए, तो हम जब इतना जान गए तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है, इन ए सर्टेन 2-dimensional field of force, potential energy of a particle has the form U equals to alpha x square plus beta y square, where alpha and beta are positive constants whose magnitudes are different. Find whether this field is central, है ना, सेंट्रल फील्ड है कि नहीं। अगर ये फील्ड सेंट्रल है तो इस फील्ड से डिराइव किए गए जो फोर्स होंगे वो भी सेंट्रल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे। अच्छा, फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये कुछ इस टाइप से ऐसे लिखा जाता है। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट बोलते हैं। और चूंकि ये माइनस लगा दिया गया है तो इसको हम कहेंगे एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द फोर्स ऑन द पार्टिकल। आप ये भी शायद जानते होंगे कि इसको हम लोग लिखते हैं आई कैप डेबा डेबा एक्स प्लस जे कैप डेबा डेबा वाई प्लस के कैप डेबा डेबा जेड। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम इसको तो ये मेरे पास हो जाएगा आई कैप डेबा डेबा एक्स, और यू अंदर चला गया ब्रैकेट के तो ये यू हो जाएगा, प्लस ये जे कैप डेबा यू अपॉन डेबा वाई प्लस के कैप डेबा यू अपॉन डेबा जेड। अच्छा, ये डेबा का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा उसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर वो वाई या जेड या दोनों का फंक्शन होगा भी तो उस मोमेंट पर हम वाई और जेड को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें इस केस में हम इस फंक्शन को, यहाँ जो भी फंक्शन आएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वहाँ पर जेड और एक्स को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक यही केस यहाँ भी है। तो चलो यहाँ पे हम रखते हैं, देखिए। अच्छा, यू आपने यहाँ पे रखा, देखिए, तो डेबा ए एक्स स्क्वायर, ए नहीं सॉरी अल्फा है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन डेबा एक्स करेंगे तो आप तो जानते हैं कि ये तो 0 हो जाएगा और ये अल्फा कांस्टेंट ही है तो ये बाहर निकल गया, ये आपका 2 अल्फा एक्स हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2 अल्फा एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे आप 2 बीटा वाई, और जेड का तो टर्म ही नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो गया, है ना। तो ये मेरे लिए आ गया 2 अल्फा एक्स आई कैप माइनस, या यहाँ भी माइनस होगा 2 बीटा वाई जे कैप, ये फोर्स निकल गया। अच्छा, अब समझो कि अगर ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है ना, अगर ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो इस फोर्स का जो फील्ड हो गया वो सेंट्रल फील्ड हो गया। तो ये तो हमने देख रखा है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, एक बात और समझिए कि अगर मैं आर क्रॉस एफ कर दूं, समझो जरा, यहाँ पे ये तुम्हारा सेंटर था फोर्स का, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल था, इस पर फोर्स या तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा या तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। ये देखिए, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में है, तो जब आप इसका क्रॉस कराएंगे तो आर और एफ के बीच में या तो 0 का एंगल होगा या फिर 180 डिग्री का एंगल होगा। तो दोनों ही केस में इसकी वैल्यू जो है 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर मैं आर क्रॉस एफ कर रहा हूँ तो 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो गया तो मेरा फोर्स सेंट्रल फोर्स हो गया। अब आर की बात क्या होगी तो समझिए, अगर मैं अपने इस सेंटर को ओरिजिन मान लूँ, जो कि मानना ही पड़ेगा हमको, है ना, इस एक्सप्रेशन के अनुसार, तो
आर को मैं मान सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आपको आर क्रॉस एफ निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे, क्योंकि यहाँ पे अब जगह बचा नहीं। तो आर क्रॉस एफ मैं निकालने जा रहा हूँ। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं आई कैप, यहाँ लिखते हैं जे कैप, यहाँ लिखते हैं के कैप। आर में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, एक्स हो जाएगा ना, ये वाई हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। एफ का कितना था, -2 अल्फा एक्स था, ये था -2 बीटा वाई, और ये था 0। और ये जो थर्ड कॉलम है, इसके अलोंग इसको एक्सपैंड करना आसान है, तो मैं इसके अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस, तो हमारे लिए ये देखिए केवल आएगा ऐसे के कैप। ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बीटा एक्स वाई हो गया, -2 बीटा एक्स वाई हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 अल्फा एक्स वाई हो गया। क्या जीरो है? बिल्कुल जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अल्फा और जो बीटा है, हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं। अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते तो ये जीरो हो सकता था, मतलब कि ये जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारा जो फोर्स हो गया वो सेंट्रल फोर्स नहीं रहा। तो पहला पार्ट है ना हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देखो बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें। इसने कहा व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मेट दिया हुआ है u = अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। मतलब ये वाला हम कांस्टेंट कर देंगे, ये कांस्टेंट कर देंगे, और इसका नाम हमने दे दिया है p बेसिकली है कांस्टेंट ना, ऐसे लिख दिया मैंने। = अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। कोई भी बच्चा इसको ऐसे कह सकता है कि सर p को मैं उधर ट्रांसपोज अगर कर दूंगा तो x² अपॉन अल्फा बाई p आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नहीं सॉरी p बाई अल्फा आ जाएगा, और यहाँ x² अपॉन p बाई बीटा = 1 आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये स्टेप लगता है कि मैं प्रोवाइड कर दूं तो देखो ऐसे करेंगे हम यहाँ पे, हालांकि ये करने की ज़रूरत तो है नहीं। इसको p से हमने देखिए इसे डिवाइड कर दिया है ना, ऐसे p से डिवाइड कर दिया है। और ये x², अच्छा अल्फा को आप नीचे करोगे तो p बाई अल्फा हो गया, और इसी तरीके से y² अपॉन p बाई बीटा हो गया, = 1 हो गया। अगर आपने इस एक्सप्रेशन को निकाल लिया तो जैसे ही ये आपके आंखों के सामने आएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये एक इलिप्स का इक्वेशन है ना। तो ये इलिप्स को शो करता है, जहाँ पर ये वाला बेसिकली a² हो गया आपका, और ये वाला आपका b² हो गया, है ना। अगर बाय द वे p बाई अल्फा p बाई बीटा से बड़ा है तो ये a जो हो गया वो सेमी मेजर एक्सिस हो गया, और b जो हो गया सेमी माइनर एक्सिस हो गया। तो वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस पार्ट में कुछ रखा नहीं था। दूसरे में चले आते हैं हम लोग। दूसरा कहता है आल्सो फाइंड द शेप ऑफ सरफेसेस, है ना, जिसके लिए जो हमारा फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो भाई देखो फोर्स तो हमने निकाला था, हमने -2 अल्फा एक्स आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप। ये देखो फोर्स हमने निकाल लिया था, है ना, ये फोर्स निकाल लिया था। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये वेक्टर है तो हम लोग जानते हैं कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा, इसका अंडर रूट अगर मैं ले लूँ तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर रहा है। तो चलिए कांस्टेंट को अब की बार हम क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है, मैं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दूं इक्वेशन को, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ से देखिए 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर = Q² आ गया,
और ठीक इसी तरीके से क्यू स्क्वायर को इधर जब ट्रांसपोज कर दोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये भी एक इलिप्स को शो करता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आप 2-3 बातें समझ गए हैं। पहली कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है और सेंट्रल फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 133 को सॉल्व करने के लिए।